नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात राजनीतिक की भी होगी और देश की उस हकीकत की, जमीन की भी, जो सच राजनीतिक दायरे से दूर रहता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कुछ देर पहले इंडिया टुडे न्यूज चैनल पर करण थापर को दिए इंटरव्यू में अरुण शौरी ने बहुत सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर किया है। अंदाजे बयां क्या था, 2 लाइनें सुनिए। तुझसे पहले वो एक शख्स जो यहां तख्त नशी था, he who before you adorned this very throne, तुझसे पहले वो एक शख्स तो जो यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। सीधा हमला। लेकिन दस्तक में बात आ जाए सियासत की भी होगी, जो सियासत आने वाले वक्त में शायद पटना से लेकर दिल्ली तक और देश के समूचे राजनीतिक हालात को लेकर बहुत सारी तब्दीलियां भी कर सकती हैं। किस तरीके से बिहार चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ इस देश के भीतर हो रहा है और क्या यह माना जाए बिहार चुनाव वाकई एक देश की राजनीति के लिए असरकारक चुनाव है। असरकारक इसलिए क्योंकि हर राजनीतिक तस्वीर बिहार चुनाव में जाकर चस्पा हो गई है और बिहार चुनाव का असर अगर मुद्दों के लिहाज से समझे तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी स्टार प्रचारक की साख का भी सवाल है। इनके भरोसे चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। अमित शाह अध्यक्ष पद दांव पर है, जनवरी में टर्म पूरा हो रहा है, उसके बाद रहेंगे या नहीं, यह भी सवाल। मुलायम सिंह यादव मुसलमान छोड़ने लगे हैं, साथ ये यूपी के पंचायत चुनाव में नजर आने लगा। उद्धव ठाकरे बीजेपी से 2-2 हाथ कर रहे हैं, ओवैसी यूपी में एंट्री कर चुके हैं और ये सारे सवाल बताते हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी को बिहार के आसरे अपनी साख लौटती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए जिस दौर में कोई बड़ा राजनेता सीधे पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देता है, सवालों का जवाब आज राहुल गांधी ने जरूर दिया जब हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ सवाल किए, वह भी सीधे। लेकिन आइए उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए बिहार चुनाव का मतलब है क्या और क्यों कहा जा रहा है असर समूचे देश में होगा। पहले नीतीश का जादू टोना आया, फिर भविष्य की रेखाओं को समझने बेजान दारूवाला से समझने की कोशिश और कोई नहीं नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दिए। और तू दारू नहीं पीता, हमारा नाम है। और उसके बाद आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी की भक्ति भाव, देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय। तो क्या बिहार चुनाव इन्हीं तस्वीरों में उलझ रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर बिहार के जिस जनादेश का असर समूचे देश की राजनीति पर होने वाला है, उस चुनाव में ये तस्वीरें महज पीएम से सीएम तक के अतीत को खंगालने वाले हालातों को दिखाने भर की ही सोच है। क्योंकि बिहार चुनाव अगर देश के भविष्य को तय करने वाला है तो फिर अतीत के सवाल महज तंत्र मंत्र के आसरे नहीं, बल्कि सियासी असहिष्णुता की अनकही कहानियों को भी नए तरीके से उभारेंगे और वही राजनेता कटघरे में दिखाई देंगे जो एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत तो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के ऐलान से हुई, लेकिन चुनाव के आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जख्मों को कुछ इस तरीके से उभार दिया। कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। अभी भी उन सिखों के परिवारों के आंसू पोंछे नहीं गए हैं। अभी भी उस यातनाओं से जीने वाले लोगों को लोग कैसे भुला सकते हैं भाइयों। यूं देश 1984 के सिख नरसंहार को कहां भूला है, लेकिन बिहार चुनाव में जिक्र हुआ तो फिर हर राजनेता तो शीशे के घर में ही बैठा है। कांग्रेस ने बिना लाग लपेट 2002 के गुजरात नरसंहार का जिक्र भी कुछ इस तरीके से किया। 31 साल पहले की त्रासदी का जिक्र करके वो अपने संवैधानिक कर्तव्य से और नैतिक कर्तव्य से मुक्ति नहीं पा सकते। नरेंद्र मोदी जी ने 2002 में भी राजधर्म का पालन नहीं किया और 2015 में भी वो अपने राजधर्म को भूल रहे हैं। बेहतर होगा उसके बारे में सोचिए। और चूंकि बिहार के जनादेश का असर तो देश की राजनीति पर पड़ने जा रहा है और इस कड़ी में देश को जख्म तो कमोवेश हर राज्य में मिले हैं, हर नेता से मिले हैं। शायद इसीलिए बिहार चुनाव में मुलायम सिंह यादव और ओवैसी कहां खड़े हैं, इसका असर पंचायत चुनाव में नजर आने लगा। कभी यूपी में मुलायम को मौलाना कहा गया, लेकिन बिहार चुनाव में मुलायम ने रंग बदला तो फिर यूपी के मुस्लिमों ने भी
उनको जमीन दिखा दी और हैदराबाद की पार्टी MIM यानी ओवैसी की जीत उभरने लगी। तो क्या बिहार की छांव में हुए यूपी के पंचायत चुनाव परिणाम मुलायम के लिए खतरे की घंटी हैं? और शायद बिहार चुनाव का एक असर महाराष्ट्र में भी नजर आया, जहां शिवसेना को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौर में छोटा भाई बना दिया गया, लेकिन कल्याण डोंबिवली निकाय चुनाव में एक बड़े भाई की भूमिका में वो दोबारा आकर खड़ी हो गई। मुश्किल बीजेपी के लिए इतनी बार नहीं है जो महाराष्ट्र में हुआ, जो यूपी में हुआ, और बिहार चुनाव के असर से समूची राजनीति के भीतर क्या कायाकल्प हो सकता है, मुश्किल इतनी बार वाकई नहीं है। दिल्ली में सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गई, लेकिन उससे पहले हम आपको जरा वो एक छोटा सा हिस्सा एक और सुनाते हैं जिस बात का जिक्र कभी अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में रहे अरुण शौरी नवरत्नों को बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट का जो खाका निकाल रहे थे, उस वक्त आर्थिक नीतियों को लेकर उनका पैमाना बड़ा था। लेकिन अब बिहार चुनाव है तो उन्होंने सीधी टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री को लेकर करने से कोई कोताही नहीं बरती। क्या कहा उन्होंने? सर, ये जब इलेक्शन शुरू हुई तो हमारे 2 प्रोविंशियल पॉलिटिशियन थे, लालू यादव और नीतीश कुमार, और वहाँ युग पुरुष थे, वर्ल्ड फेमस लीडर नरेंद्र मोदी। अब जो इलेक्शन का कैंपेन हुआ है उससे नरेंद्र मोदी साहब और लालू, वो अपने आप को लालू यादव जी के स्तर पर ले आए हैं, और नीतीश कुमार जी स्टेट्समैन लगते हैं। स्थिति का वाकई अनुकूल नहीं है। असर बिहार का वाकई भारत की राजनीति में पड़ेगा और केंद्र सरकार उसके दायरे में आकर खड़ी हो जाएगी। सोनिया गांधी आज दरवाजा खटखटाने राष्ट्रपति का गए, कल मार्च करेगी कांग्रेस की CWC के तमाम सदस्य, लेकिन दिल्ली और बिहार में गांधी परिवार किस रूप में निशाने पर लेने से नहीं चुक रहा, यह भी देख लीजिए। इधर सोनिया गांधी ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के सवाल पर राष्ट्रपति से मुलाकात की, और उधर बिहार चुनाव प्रचार के बीच पहली बार राहुल गांधी आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो वायदे बहुत होते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का काम हिंदुस्तान को आगे ले जाने का है, उनको भाषण बंद करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी ही यही है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाओ। इनका यूएसपी यही है और कुछ इनके पास है नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो ये करेंगे, हम इनको रोकेंगे, इनसे लड़ेंगे और इनको हराएंगे। तो बिहार में राहुल गांधी और दिल्ली में सोनिया गांधी, और दोनों के ही निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस चाहे तीसरी पार्टी के तौर पर चुनाव मैदान में हो, लेकिन कांग्रेस को भी लगने लगा है कि बिहार चुनाव का जनादेश कांग्रेस के दिन फिरा सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव के परिणाम सीधे मोदी सरकार, संघ परिवार और बीजेपी पर असर डाल सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरह गृह मंत्री राजनाथ ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार चुनाव में अगर बीजेपी हार भी जाती है तो भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। महत्वपूर्ण है कि बीजेपी अध्यक्ष का टर्म जनवरी में पूरा हो रहा है, और यह सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या बिहार चुनाव के बाद वाकई अमित शाह अध्यक्ष बने रहेंगे? इतना ही नहीं, सवाल कुछ और भी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट में फेरबदल तो नहीं करेंगे, और संघ की राजनीतिक तौर पर खुली सक्रियता भी कम तो नहीं होगी, जो मोदी सरकार को लगातार प्रभावित कर रही है। ये ऐसे सवाल हैं जो बिहार चुनाव के बाद अगर बीजेपी और मोदी सरकार को परेशान कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का सच यही है कि उसके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए जब हर बड़ा नेता सीधे सवालों से बच रहा है, तो सोनिया गांधी कल CWC के साथ राष्ट्रपति का दरवाजा इसी सवाल पर दिल्ली में खटखटाने की तैयारी कर रही है कि आखिर मोदी सरकार के दौर में असहिष्णुता बढ़ क्यों रही है। और उधर राहुल गांधी कुछ इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। भाईचारे से, प्यार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लड़ाई से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो नीचे से, जमीन से रिस्पॉन्स आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग है, आरएसएस की जो थिंकिंग है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के डीएनए में है, नरेंद्र मोदी जी के डीएनए में है। कुमार विक्रांत से ये एक्सक्लूसिव बातचीत, क्योंकि इस दौर में देखें तो कभी राहुल गांधी ने किसी से बात नहीं की। लेकिन लौटिए जरा उन परिस्थितियों को लेकर, एक तरफ बिहार चुनाव और बिहार चुनाव की छांव में
जहां यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, इन सब ने दरअसल कुछ फैसले जो आए निकलकर, उसने बीजेपी को चौंकाया नहीं बल्कि 2014 की हवा क्या बदल रही है इसके संकेत दे दिए। रिपोर्ट देखिए। जयापुर यूपी में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में। जयापुर बनारस का वो गांव जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लिया, और कोल्हापुर जो कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ससुराल है। और संयोग देखिए, बीजेपी दोनों ही जगहों पर हार गई। जयापुर पंचायत चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार हारा और निर्दलीय चुनाव जीत गया, तो कोल्हापुर के निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक लोकल संगठन के साथ तालमेल भी किया, लेकिन दोनों मिलकर भी 81 में से सिर्फ 32 सीट ही जीत पाए, जबकि कांग्रेस एनसीपी ने 42 सीट जीतकर अपनी खोई जमीन फिर से बना ली। तो क्या 2014 में जो हवा मोदी लहर के नाम पर देश भर में बही, वो हवा 2015 में रुख बदल चुकी है या फिर थम चुकी है? क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना को हाशिए पर धकेलकर अपनी मर्जी से सत्ता चलाने की ख्वाहिश वाले बीजेपी को साल भर के भीतर दोहरा झटका लगा है। पहला, शिवसेना का कद बढ़ गया, और दूसरा, कांग्रेस एनसीपी ने खोई जमीन पाली। सिर्फ कोल्हापुर ही नहीं बल्कि भीड़ में 4 सीटों पर हुए नगर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और 3 सीट एनसीपी ने जीत ली। यानी जिस जिले में लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे पहले मुंडे के नाम का बोलबाला था, उस जमीन को भी अब खो दिया गया है। यानी बीजेपी का झंडा बुलंदी में कभी लहराता होगा, वहां पर बीजेपी को हार मिली है। और यही हालत यूपी में मुलायम की भी हुई है, जहां उनके तमाम धुरंधर चुनाव हार गए हैं। और तो और यादव बहुल अपने ही जिले में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। असर राजनीतिक तौर पर इस देश में जो हो रहा है उस पर रिपोर्ट पर हम आते हैं, क्योंकि जिस बात का जिक्र किया गया महाराष्ट्र में क्या मतलब है इसके और यूपी में क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले इस देश के भीतर के सच को भी समझ लीजिए। 3 तस्वीरें स्क्रीन पर जरा समझने की कोशिश कीजिए। कोटा में एक छात्रा सुसाइड करती है, किसानों की खुदकुशी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल तक पहुंच गई पिछले 24 घंटों में। और चपरासी इस देश में बनने के लिए मारामारी यह है कि डिग्री भी किसी रूप में हाशिए पर चली जाती है। आइए जरा रिपोर्ट देख लीजिए क्या कहते हैं देश का सच। देश का सच यही है जो डराने लगा है, क्योंकि कोटा में अगर पढ़ते हुए छात्र खुदकुशी करने लगे, किसानों की खुदकुशी उड़ीसा और बंगाल तक पहुंच जाए और चपरासी की नौकरी के लिए डिग्री भी बेमानी साबित हो जाए, तो गर्व किया जाए तो किस बात पर किया जाए। कोटा में मुरादाबाद की छात्रा अंजलि ने कम नंबर आने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। बहुत कोई चौंके होंगे, कुछ नहीं भी चौंके, क्योंकि कोटा की नई पहचान खुदकुशी वाली नगरी के तौर पर भी बनती जा रही है, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच खुदकुशी कर लेना शायद एक नए तरीके की मुक्ति भी है और इस समाज की त्रासदी भी। वो यहाँ उसका सेकेंड ईयर था, पिछले साल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस वजह थोड़ा डिप्रेशन में भी रह रही थी, और ये सेकेंड ईयर था। इस बार भी हो सकता है उसके टेस्ट वगैरह में नंबर कम आए हों, तो इस डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। सिर्फ अक्टूबर में ही कोटा में 4 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि बीते 6 महीने में 20 से ज्यादा। तो पढ़ाई का दबाव इतना कि छात्र जान देने में नहीं हिचकते। कभी पैसों की तंगी, तो कभी माँ बाप का दबाव, तो कभी पहले जैसी कुछ सफलता नहीं मिल पाने का खौफ। हर किसी को, हर छात्र को ये सब कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसे तोड़ देती है कि उसके लिए जान देना आसान हो जाता है। और जान देने में डर किसानों को भी नहीं लग रहा, कहीं मौसम तो कहीं कर्जमार, और उस पर सरकार पर भरोसा नहीं तो किसान सांसों को भी बोझ मानकर खुदकुशी कर रहे हैं। आलम यह है कि बीते 24 घंटों के भीतर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 5 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली। इसमें महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि वहां खुदकुशी होती रहती है। उड़ीसा के नौपाड़ा में तो किसान नियाल ने सिर्फ 15,000 का ऋण लिया था साहूकार से। फसल बर्बाद हुई, उसे चुकाना भारी पड़ा, कोई विकल्प नहीं सूझा तो फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश के खजुराहो में किसान ने 14 लाख रुपए कर्ज लिए और अब सारी जमीन बेचने के बाद भी कर्ज नहीं चुका पाया तो फिर आत्महत्या। लेकिन जो जिंदा हैं और पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर चुके हैं, जरा उनकी त्रासदी भी सुन लीजिए।
मैं चपरासी का कोर्स करने के लिए मजबूरी पर मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है, ताकि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कुछ चपरासी का काम ही कर लें। डबल MA BEd हूँ और स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं। और डबल MA और BEd होकर चपरासी की नौकरी करने क्यों आए हैं आप? क्यों मजबूरी है, उसमें क्या आ गया, उसमें कोई जॉब नहीं आ गया। जी, इन छात्रों को चपरासी पद की नौकरी चाहिए और इस कतार में PhD धारक भी और इंजीनियरिंग पास छात्र भी। सिर्फ 5 पद के लिए 23,000 से ज्यादा आवेदन आ गए, तो देश में भला मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का नारा कैसे बुलंद होगा, जो कि सच की जमीन से अभी भी नारों में ही गूंज रहा है। तो यह इस देश का हाल है। मेक इन इंडिया, स्केल इंडिया, जी जो भी नारे लगा लीजिए, जिस रूप में लगाने लगा लीजिए, लेकिन असल जश्न तो सियासत की बिसात पर होता है, जो महाराष्ट्र में खुलकर नजर आया। मातोश्री के बाहर जश्न का यह नजारा बताने के लिए काफी है कि कल्याण डोंबिवली निकाय चुनाव में शिवसेना जीत चुकी है। शिवसेना को 52, बीजेपी को 42 सीट, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 6, तो MNS को 9 सीट मिली। लेकिन सवाल कल्याण डोंबिवली निकाय चुनाव में शिवसेना के सबसे बड़ी पार्टी बनने का नहीं है। सवाल है इस नतीजे का मैसेज जाएगा क्या, जो बीजेपी को डरा भी रहा है, क्योंकि 2017 में मुंबई नगर निकाय चुनाव होना है और ये नतीजे बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज है कि विधानसभा चुनाव में जो जादू नरेंद्र मोदी का चलता रहा वो अब कमजोर पड़ रहा है। सरकार 51 सीट मिली है शिवसेना को, 43 सीट बीजेपी को, बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अपनी सत्ता, अपनी दबंग। लेकिन स्थिति यूपी के देख लीजिए, पंचायत चुनाव के। यूपी के नक्शे पर चमकते ये वो जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गजों के रिश्तेदारों ने पंचायत चुनाव में मुंह की खाई है। यानी सत्ता हाथ में, विकास का नारा बुलंद, प्रशासन पर नियंत्रण, बावजूद इसके उम्मीदवार हार गए। फिरोजाबाद में तो समाजवादी पार्टी सांसद तेज प्रताप के मामा और नानी चुनाव हार गए। मैनपुरी में तो तोताराम यादव भी हार गए, जिनका बूथ कैप्चरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। मुलायम सिंह के गढ़ आजमगढ़ में असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने खाता खोल लिया, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि आजमगढ़ का मुस्लिम तबका अगर मुलायम को छोड़कर ओवैसी के साथ हो चला है तो जाहिर है मुलायम चिंतित होंगे ही। फैजाबाद में मंत्री अवधेश प्रसाद की पत्नी और बेटा हार गए, तो रायबरेली में मंत्री मनोज पांडे के भाई का डिब्बा गोल हो गया। सत्ता किसी भी सीट पर हारे तो गुस्सा उठता है। बदायूं में यही हुआ, जहां हार से बौखलाए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर को ही दुम दिया। वैसे नक्शे पर यह वो जगह है जो यूपी की करवट लेती राजनीति के पहले संकेत दे रही है, और यही वो वार्ड हैं जहां से ओवैसी की पार्टी ने कुल 4 सीटें जीती हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहां ओवैसी को 2 सीटें मिलना समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है।